हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को ये थोड़ा अनुमान लग जाएगा कि पिछले साल पेपर किस तरीके आया था और किस प्रकार हमें पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या थोड़ा इसका अनुमान लग जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दौलत खान ने। किसने दिया था निमंत्रण? दौलत खान ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। डेथ इन बनारस पुस्तक के राइटर हैं जोनाथन पैरी। कौन है? जोनाथन पैरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको मैच करना है। अब इसमें बताना है निम्नलिखित युग्म से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये क्या है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बोला जाता। ये क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन के अनुसार यही करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत दिया है। उसके बाद वॉशिंग पाउडर को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जबकि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मैच करना है। अब यहाँ पे देखो सूची फर्स्ट दी गई इधर और इस तरह दिए गए सूची सेकंड। अब यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है राजधानी शहर। इसको मैच करना है, तो इसका जो सही मैचिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि पहले का हमें एक ए नंबर का मिलाएंगे, दूसरे सिडनी से, न्यू साउथ वेल्स सिडनी से, उसके बाद क्वींसलैंड को ब्रिस्बेन से, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन से, उसके बाद विक्टोरिया को मैच करेंगे हम लोग मेलबर्न से, किससे? मेलबर्न से, और उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को मैच करेंगे पर्थ से। तो हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे संगठन दिया गया है, यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया गया है, तो इसको मैच करना है। अब देखो यहाँ पे पहला हमारा है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसमें से जो है सही मैचिंग वो हो जाएगा 1954। इसमें सही मैचिंग दिया हुआ है एकदम 1954। और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी, जो संगीत नाटक अकादमी है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी यहाँ पे 1952 दिया है, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो इसकी जो हुई थी स्थापना वो हुई थी 1959 में। उसके बाद सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन एकदम सही दिए गए हैं, पहले से ही मैच है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो अमनगढ़ है ये है उत्तर प्रदेश में, ए नंबर जो है नहीं है। बाकी जो है बांधवगढ़ और उसके बाद कान्हा और संजय डुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी, ये तीनों कहाँ? ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि अमनगढ़ जो है, अमनगढ़ कहाँ पे स्थित है? अमनगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दादरी, जो है उत्तर प्रदेश में, और सिंगरौली, ये दोनों कहाँ पे? ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, और सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, ये सब कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। एनटीपीसी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है, और ये सारे कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन से? सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी और ऊंचाहार और टांडा, ये पांचों जो बिजली संयंत्र है कोयला आधारित है, और कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद यहाँ पे डारलीपाड़ी जो है ये कहाँ पे? ये है ओडिशा में। कहाँ पे? डारलीपाड़ी ओडिशा में है, और विंध्याचल कहाँ पे है? विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पफ दिए गए हैं, यहाँ पे नफल दी गई है, तो इसमें बताना है कौन सी जो है इसकी सही नस्ल से मैच नहीं खाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर का। यहाँ पे जो ऑप्शन जो मैच नहीं खा रहा वो है भेड़। भेड़ गिर प्रजाति की भेड़ नहीं होती है, जबकि यहाँ पे गिर प्रजाति की क्या होती है, यहाँ पे होती है गाय। क्या होती है, गिर प्रजाति की होती है गाय। और यहाँ पे जो गाय यहाँ पे दिया गया है देवनी प्रजाति की भी गाय होती है, बर्बरी बकरी होती है और भैंस जो है भदावरी होती है। जबकि यहाँ पे जो भेड़ दिया गया है ये गिर इसकी नस्ल नहीं है, जो गिर नस्ल है वो है गाय की नस्ल। किसकी है, गाय की नस्ल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैच करना है, इसमें पुस्तक दिया गया है, इसमें लेखक दिया गया है। अब इसमें बताना कि कौन सी पुस्तक कौन से राइटर की है। तो यहाँ पे जो रास पंचाध्याय है ये है नंददास की। किसकी है, नंददास की। और उसके बाद जो चैतन्य भगत है ये है वृंदावन दास की। किसकी, वृंदावन दास की। उसके बाद चैतन्य मंगल जो है वो है जयनंदा की। किसकी, जयनंदा की। और उसके बाद भक्ति रत्नाकर जो है वो है नरहरि चक्रवर्ती की। किसकी, नरहरि चक्रवर्ती की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं हम लोग। रास पंचाध्याय पुस्तक किसकी है, रास पंचाध्याय पुस्तक है नंददास की। और उसके बाद चैतन्य भगत पुस्तक है वृंदावन दास की। और उसके बाद चैतन्य मंगल पुस्तक है जयनंदा की। और भक्ति रत्नाकर पुस्तक है नरहरि चक्रवर्ती की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीनों चीज़ें जो है मनुष्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, फिर वसा और फिर प्रोटीन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि शरीर की उपापचय को सुचारू रूप में चलाने में सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे। जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने लिया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया। भारतीय महिलाओं के रूप में किसने किया था, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने। और जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था B.R. अम्बेडकर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो स्वीडन और नॉर्वे देश हैं ये बाल्टिक सागर के तट पर नहीं स्थित है। जबकि यहाँ पे देखो लताविया और पोलैंड स्थित है, लताविया रूस स्थित है, स्वीडन और रूस स्थित है। इसका मतलब यहाँ पे जो नॉर्वे है वो नहीं स्थित है, बाकी सारे देश जो हैं बाल्टिक सागर पर स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे देखो 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे करंट का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर हम लोग। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें जो केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन जो करेक्ट है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। निम्न में से कौन से एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो यहाँ पे जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं वो है सागरीय परितंत्र। कौन सा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। जबकि पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र और उसके बाद निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये तीनों क्या हैं, ये तीनों स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भाग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। ये 15 नंबर हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 17
17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के भाग IX-A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी क्षेत्र को। बी नंबर जो ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। भाग IX में किसको प्रदान किया गया है, जो है शहरी क्षेत्र को। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग। 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 पी 243 ZG में इसे संबंधित उपबंध शामिल किए गए थे। जबकि IX में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। भाग IX में क्या है, IX मतलब 9, भाग 9 में क्या है, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। और भाग 9 का A में जो है दिया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल का जो पौधा इसमें से वो है जेट्रोफा। कौन है, जेट्रोफा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मंदसौर प्रशस्ति किसकी शासक की उपलब्धियों का विवरण करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कुमार गुप्त। क्या होगा आंसर, कुमार गुप्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से जो दोनों इसमें से कूट दिए गए दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और यह एक पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी में। कहाँ पे हुई थी, पांडुचेरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। अब यहाँ पे देखो ये भी करंट का क्वेश्चन, तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। कौन सी सबसे बड़ी है, महानदी। महानदी की नदी घाटी बेसिन 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है के साथ उपरोक्त नदियों के में क्षेत्रफल से सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्रफल 8,155 वर्ग किलोमीटर, नर्मदा का बेसिन क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर तथा ताप्ती का बेसिन क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। अब यहाँ पे देखो इसको मैच करना है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, यहाँ पे कार्य क्षेत्र दिया गया है कि मतलब कौन किससे जो है संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 नंबर का। अब देखो यहाँ पे मैचिंग दी गई है नीचे, सही सुमेल इस प्रकार है कि बीरबल साहनी जो थे संबंधित थे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, केसी मेहता संबंधित थे पादप रोग विज्ञान से, और पी माहेश्वरी संबंधित थे भ्रूण विज्ञान से, और MS स्वामीनाथन संबंधित थे हरित क्रांति से। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमारा है देख लीजिए आप लोग को किसको किससे मैच करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना UP DASM प्रायोजित की गई। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विविध कृषि सहायता परियोजना DASM का प्रथम चरण 23 सितंबर 1988 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में। कब हुई थी, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर, केवल 1 नंबर। जो 27 नंबर में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। जो ऑप्शन हमारा पहला वाला जो है वही केवल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
29 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के पुराने किले के भीतर जो बनी मस्जिद किला ए कुहाना है उसका निर्माण किया था शेर शाह ने। किसने किया था? शेर शाह ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा करंट का है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। चलते 31 क्वेश्चन की ओर। 31 भी करंट का है, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद 32 देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? वो हुई थी क्षेत्रीय। यहाँ पे देखो सीधा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधा आंसर देखते हैं इसका कि कब किसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। कब हुई थी? 1975 में। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। उसके बाद स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1992-93 में। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना हुई थी 1998 में। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। उसके बाद 33 नंबर भी हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। कब पारित किया था? 2001 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये भी देखो करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन में हुआ था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। ये एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष कौन होता है बताएंगे हम लोग, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के वर्तमान में नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो सिडबी का मुख्यालय है वो है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। अब यहाँ पे कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह संस्था एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। श्री सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व, सॉरी यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। जो रिंगलमैन स्केल है उसका यूज किस लिए किया जाता है? धुआं मापन में। किसके मापन में? धुआं मापन में किया जाता है। और उसके बाद एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 में किया गया था। इसका जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्रफ इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा 1888 में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। प्रस्तावना दिया गया है, विषय सूची दिया गया है, अध्याय अनुक्रमणिका, शीर्षक। तो यहाँ पे बताना है, मतलब इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? किताब के संदर्भ में तार्किक व्यवस्था इस प्रकार संदर्भित है। पहले सबसे क्या होगा? शीर्षक, फिर विषय सूची, फिर प्रस्तावना, फिर अध्याय, फिर अनुक्रमणिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे जो सहरिया जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, जबकि चेरो, खरवार, गोंड ये सारी जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में के वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। जबकि सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है ललितपुर जिले में। और उसके बाद चेरो
गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी, ये सारी कहाँ पे पाई जाती हैं? ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं वाराणसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो तो उत्तराखंड में है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो किस जिले से प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 41 नंबर का बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से, बिजनौर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूछा जा सकता है पेपर में, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो क्या बताएंगे हम लोग? 27 जिलों से होकर बहती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 108 में। किसमें? अनुच्छेद 108 में। अब यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन को बंद किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार पूछा गया है कि जो संयुक्त अधिवेशन में बुलाया किसके द्वारा जाता है? बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके लिए जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 118 के अंतर्गत, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो यहाँ पे जो राजा मान सिंह तोमर ये थे, तानसेन भी थे, उसके बाद सदारंग, अदारंग ये भी थे, लेकिन यहाँ पे जो माल गुर्जरी थे ये नहीं थे। अब ये माल गुर्जरी किससे संबंधित थे? माल गुर्जरी जो थे, दिए गए विकल्प में माल गुर्जरी एक गायन राग है। जो राग होते हैं, जैसे कि कोई भी राग होते हैं, शास्त्रीय में काफ़ी राग हैं, तो यहाँ पे जो माल गुर्जरी था वो क्या था? वो एक गायन राग है। उसके बाद संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। यहाँ पे देखो मिस्टेक लिख गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसको नहीं ध्यान देना, इसको छोड़ो। यहाँ पे जो माल गुर्जरी क्या है? बस एक गायन राग है, जबकि राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग ये क्या थे? ये सब संगीत से संबंधित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो 3 विधा सूचियों का प्रावधान वो कौन सा अनुसूची में है? वो है 7 अनुसूची में। किसमें? 7 अनुसूची में। 3 विधा मतलब एक हो गई राज्य सूची, और एक हो गई केंद्र सूची, और एक हो गई समवर्ती सूची। तो इसमें जो हमारी अनुसूची कौन सी है? जो 7 है उसमें दिया गया समवर्ती सूची के बारे में, जिसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से? एक राज्य के कामों के बारे में, एक केंद्र के काम के बारे में, और एक समवर्ती मतलब जो दोनों लोग मिलकर करेंगे, राज्य और केंद्र। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों को बंद किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 246 वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? जो 1926 में नौजवान सभा का गठन हुआ था उसके जो है सदस्य कौन नहीं थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबील दास। तो यहाँ पे पूछा कौन नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अंबिका चक्रवर्ती थे वो नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि यशपाल, भगत सिंह और छबाली दास ये क्या थे? छबील दास, ये तीनों लोग क्या थे? नौजवान सभा के सदस्य थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे।
अमिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा गया है बहुत बार, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे भगत सिंह ने। और कब किया था? 1926 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। ये भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है? दोनों ऑप्शन सही दिए गए इसमें, सी नंबर जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पे जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से है? बी और सी। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन जो है बी और सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और वफा में घुलनशील कौन से विटामिन है? वफा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, जबकि वफा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए डी ई तथा के। और जल में घुलनशील विटामिन है बी और विटामिन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो डाप्सन इकाई में क्या मापा जाता है? वो मापा जाता है ओजोन सांद्रता। क्या मापते हैं? ओजोन सांद्रता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जो 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट नोट कर लीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1920 में। और कहाँ पे हुई थी? 1920 में मुंबई में हुई थी। और लेकिन जो इसकी 1929 में क्या हुआ था? जो इसकी 1929 में पूछा जा रहा है अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है बलकाव झील निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? बलकाव जो झील स्थित है वो स्थित है कजाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? कजाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना? पहले पश्चिम वाले स्थलों को, फिर उसके बाद पूर्व वाले स्थलों को क्या करना है? इनको व्यवस्थित करना है क्रम के अनुसार। कि सबसे पहले पश्चिम में सबसे ज़्यादा पश्चिमी दिशा में कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसको क्या करना है? उसी के अनुसार यहाँ पे सीरीज वाइज लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। सबसे पहले पश्चिम में सबसे ज़्यादा पश्चिम में कौन सा है? महदहा है। फिर उसके बाद कौन सा है? लेकहिया है। फिर उसके बाद है पैफरा। फिर उसके बाद कौन सा है? फिर उसके बाद है बीरभानपुर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से है। सी नंबर जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा महदहा, 4th नंबर। उसके बाद फिर 2nd नंबर लेखैया। उसके बाद फिर है 1st नंबर पैफरा। और फिर उसके बाद तीसरा नंबर 3rd नंबर है बीरभानपुर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से मैच करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। अब यहाँ पे देखो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देखो पहला नंबर जो है विटामिन को मैच करेंगे किससे? विटामिन को मैच करेंगे कैरोटीन से। किससे मैच करेंगे? कैरोटीन से। उसके बाद एंजाइम को मैच करेंगे पेप्सिन से। किससे? पेप्सिन से, 1st नंबर से। उसके बाद हार्मोन को मैच करेंगे प्रोजेस्टेरॉन से। किससे? प्रोजेस्टेरॉन से, 4th नंबर से। और प्रोटीन को मैच करेंगे किससे? केराटिन से। अब इसका मतलब ये है कि देखो कैरोटीन क्या है? विटामिन है। उसके बाद पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है एंजाइम है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग डी नंबर जो ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया गया है नीचे, इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे विटामिन जो है क्या है? कैरोटीन है। उसके बाद एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। उसके बाद हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद प्रोटीन जो है वो है कैरोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर से यहाँ पे मैच करना है 53 नंबर में। अब यहाँ पे देखो स्थल दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे संबंधित तीर्थकार दिया गया है। अब इसको मैच करना है कि कौन से स्थल से कौन से जो है तीर्थकार संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी नंबर 4312। अब यहाँ पे श्रावस्ती जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है संभवनाथ से। उसके बाद जो काकंदी है
वो संबंधित है सुविधानाथ से। किससे? सुविधानाथ से। और उसके बाद अयोध्या जो संबंधित है, अयोध्या संबंधित है ऋषभनाथ से। किससे? ऋषभनाथ से। उसके बाद पभोसा जो है वो संबंधित है किससे? पदाप्रभु से। किससे? पदाप्रभु से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर। ये करंट का क्वेश्चन है, जिसको छोड़ देते हैं हम लोग, करंट वाला तो क्योंकि वो आएगा नहीं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 55 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताना है विलुप्त संख्या, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 28 नंबर। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस आंसर बता देंगे, 28 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी भाषा में। किसमें की भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। अब यहाँ पे देखते हैं मेन पॉइंट इसके कुछ देख लेते हैं हम लोग कि राजा राम मोहन राय ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो क्या बताएंगे? 1828 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसमें से जो पादप हार्मोन कौन सा है वो है साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन जो है वो क्या है? पादप हार्मोन है। उसके बाद अन्य पादप हार्मोन कुछ है, देखो अन्य पादप हार्मोन ऑक्सिन, एथिलीन, एबिसिक अम्ल, जिब्रेलिन आदि, ये क्या है? ये सारे पादप हार्मोन है। और उसके बाद साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन का किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे देखो फिर से मैच करना है। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट दी गई बादशाह और सूची सेकंड में दी गया है दीवान। तो यहाँ पे कौन से बादशाह के संबंधित से कौन सा दीवान संबंधित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहला नंबर जो है अकबर संबंधित है किससे? मुजफ्फर खान। उसके बाद जहांगीर का जो संबंध था वो था गियास बेग एतमादुद्दौला से। उसके बाद शाहजहाँ का संबंध था फदुल्ला खान से। उसके बाद औरंगजेब का संबंध था असद खान से। एक बार यहाँ देख लेते हैं फिर से हम लोग। अकबर बादशाह का संबंध था मुजफ्फर खान दीवान से। उसके बाद जहांगीर का संबंध था गियास बेग एतमादुद्दौला से। शाहजहाँ का संबंध था फदुल्ला खान से। और उसके बाद औरंगजेब का संबंध था असद खान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर, निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। उसके बाद अगला भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान क्या है? ये गोरखपुर में नहीं है, ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। जो ये सब्जी अनुसंधान है ये कहाँ पे है? ये है वाराणसी में। कहाँ पे है ये जो सब्जी अनुसंधान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में, वाराणसी में। और यहाँ पे जो सारे दिए गए अनुसंधान वो सारे क्या है? सही हैं। एक बार फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वाराणसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब आप देखो 51 क्वेश्चन है, ये क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण है तो भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। कौन सा संरक्षित है? भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित फसल कौन सी है? वो है आलू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर। अब यहाँ पे कूट दिए गए हैं, देखो यह व्यवसाय का क्षेत्र, अब यहाँ देखो वाणिज्य के संदर्भ में। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के लिए
करने के कारकों से संबंधित है। अब इसमें बताना है कि पहला जो दिया गया है ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, बोथ 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं। ये भी सही है, ये व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है और यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित। दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है इसी में 54 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज वाली फसलों के लिए। किसके लिए, मोटे अनाज वाली फसलों के लिए 2023 को घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट नंबर 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागौन। सागौन जो है भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, जबकि ओक, चेस्टनट और जैतून ये सारे जो है वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वनों के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो है सागौन जो वृक्ष है वो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोरिंगा। कोरिंगा कहाँ पे स्थित है, कोरिंगा जो है वो स्थित है गोदावरी नदी के डेल्टा तट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट कैलीमीरो वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। पॉइंट कैलीमीरो वन्यजीव पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पे, जो है भारत के किसी राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। भारत के लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कैलीमीरो वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। वर्ष 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि में ग्रेट वेदारण्यम, दलदल, यूथेपट, मैग्रोव पंचांडिकुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल 21.47 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों को पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो जब राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाए तो जो कार्य करता है वो करता है भारत के प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर, वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का दिन क्या था। रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, इसको बाद में सॉल्व करेंगे फिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे देखो ईबीएस का क्वेश्चन, इसको बताना है कि कौन सा अधिनियम कब चालू हुआ था। देखो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हाथी है ये चालू हुआ था 1992 में। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा देखते हैं हम लोग आंसर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में चालू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू हुआ, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में चालू हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच करने का वो हो जाएगा हमारा ए नंबर 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये नोट कर लीजिए आप लोग, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002 में चालू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन इसमें से गलत दिया गया है, मध्य पूर्व का हिस्सा कौन कौन से देश हैं। देखो उसमें से जॉर्डन है, इजराइल है, इराक है, ईरान है, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस। ये सारे देश जो हैं मध्य पूर्व में शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। जो ग्वादर बंदरगाह स्थित है वो स्थित है बलूचिस्तान में। कहाँ पे स्थित है, बलूचिस्तान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये करंट का क्वेश्चन है, सॉरी इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। कितनी हो जाएगी? 56। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? जो रॉकेट काम करता है वो काम करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 76 नंबर, यहाँ पे सूची दी गई है, स्मारक दिया गया है और यहाँ पे निर्माता दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, इनको सबको मैच करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधे यहाँ पे देखते हैं हम लोग किसको किसने बनाया था। देखो, अटाला देवी मस्जिद बनाया था इब्राहिम शाह फर्की ने। किसने बनाया? इब्राहिम शाह फर्की ने। उसके बाद छोटा सोना मस्जिद बनाया वली मोहम्मद ने। किसने? वली मोहम्मद ने। और उसके बाद कदम रसूल किसने बनवाया था? नुसरत शाह ने। उसके बाद अदीना मस्जिद पांडुआ, ये बनवाया था सिकंदर शाह ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्नसूचक चिन्ह का स्थान लेगा। तो यहाँ पे क्या, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 94। क्या हो जाएगा? 94। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? 1561 में हुआ था। उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में हुआ। उसके बाद उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई? 1567 में। उसके बाद तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा यहाँ से? डी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब शुरू किया था? जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था जनवरी 2018 में। कब किया गया था? जनवरी 2018 में। और जिसका उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। इस कार्य हेतु देश के 28 राज्यों में 115 जिलों की पहचान की गई है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों पर है। और वो 5 विषय कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। उसके बाद इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रैंकिंग दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो। उसके बाद देखते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। जो भारत की सरकार का कानूनी नाम है वो है द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? आर्टिकल 300 के अनुसार नाम है जो भारत के कानूनी सरकार का वो नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर, निम्न के में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? जो वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत का संघ के लिए, भारत का प्रदेश उपप्रदेश डोमिनियन के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए। और इसमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। अब यहाँ पे देखो, भारत के संघ के विषय में कानून बना सकता है भारत की संसद और भारत के प्रदेश और उपप्रदेश के भी लिए, लेकिन जो लोग विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उनकी संपत्ति के बारे में भारतीय संसद जो है कानून नहीं बना सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण, अभी करंट का क्वेश्चन इसे छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीकी
भ्रंश घाटी में स्थित है। अब यहाँ से बताना, इसमें से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, जो बी नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। केवल दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है वही केवल सही है। कौन सा? यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, रमेश आगे से 8वें स्थान पर है, रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ये क्वेश्चन देखो बस इसलिए है कि आप लोगों को क्वेश्चन देखना है किस प्रकार पेपर में आते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों की तैयारी आप लोगों को स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है या फिर यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसे प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेम्फिलिन की खोज किया था। किसकी खोज किया था? पेम्फिलिन की खोज किया था। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेम्फिलिन आदि, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? मक्का नरमंजरी निकलना, मूंगफली खूंटी बनना, काबुल चना किले निकलना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। तो यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है सही, तो वो हो जाएगा काबुल चना किले निकलना। काबुल चना से जो है किले नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। काबुली चना में किले नहीं निकलते हैं। किले निकलने वाले फसल हैं गेहूँ, धान, जौ, मक्का आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो करंट का क्वेश्चन, इसे छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी जो थे वो राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, जबकि रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद्र बनर्जी ये क्या थे? और राष्ट्रवादी कवि थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो इसमें बताना कौन से इसमें से जो करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है सी नंबर। सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए और एक और दूसरा, मतलब ये क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93 नंबर। ये भी करंट से संबंधित है, इसे भी हटा दो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। जो योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है वह संबंधित है महिला SC और ST से। किससे संबंधित है? SC और ST महिलाओं से संबंधित योजना है। स्टैंड अप योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95 नंबर। ये भी करंट से संबंधित है, फिर छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96 नंबर क्वेश्चन। यदि मेट, सेट और टेट को क्रमशः 52, 76 और 80 कूट किया जाए तो पेट का कूट क्या होगा? यहाँ पे आंसर बता देना, इसका आंसर हो जाएगा 54। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? जो सबसे क्या इसमें बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? जो सबसे पहला क्लोन जानवर थी वो कौन थी? वो थी भेड़। कौन थी? भेड़। और कब क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ है। भेड़ डाली का जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयान विल्मट और कीथ कैम्पबेल द्वारा यह विकसित की गई थी। डाली द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया था तथा 7 वर्ष पूर्व
होने से पहले फेफड़ों की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो डाली है किसका नाम था, वो था जो पहली क्लोन भेड़ थी हमारी, उसी का नाम क्या था, डाली था। उसके बाद ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्न किनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्न किनमें से कौन सा कथन सही है? इंडोनेशिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। 1 और 2 जो दोनों ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट हो जाएंगे। इसमें से 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी करंट से क्वेश्चन शामिल है तो इसे भी छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। हल्दी क्या है? भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे बोला जाता है राइजोम। क्या बोलते हैं? जिसे राइजोम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलेस्ट्रॉल निम्न किनमें से क्या है? कोलेस्ट्रॉल निम्न किनमें से क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एस्टेरॉयड होता है। क्या होता है? एस्टेरॉयड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अब इसमें बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट है। दोनों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, उसके बाद पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे 105 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये करंट का है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसे भी छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, निम्न सारणी में लुप्त संख्या है। लुप्त संख्या जो यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 108 नंबर, निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है पॉलीथीन बनाने में? या फिर पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है एथिलीन गैस का। किसका? एथिलीन गैस का। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्न किसमें से निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 नंबर का, जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे सूची दिया गया है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। अब यहाँ पे न्यूनतम आयु आता है और यहाँ पे ऑफिस पद है। किसके लिए? मतलब कितनी योग्यता कितनी उम्र होनी चाहिए जिसके बाद वो उस पद को ग्रहण कर सके। अब यहाँ पे देखो पहला दिया गया है 21 वर्ष। अब 21 वर्ष के लिए किसके मैच करेंगे? देखो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी एज होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और उसके बाद जो पंचायत सदस्य होते हैं, तो पंचायत सदस्य की जो उम्र होती है, पंचायत सदस्यों की उम्र होती है 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। और राष्ट्रपति कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और उसके बाद जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी एज होती है 25 वर्ष। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनकी होती है 30 वर्ष। और राष्ट्रपति की 35 वर्ष और पंचायत सदस्य की 21 वर्ष। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 21 वर्ष होती है पंचायत सदस्य की, 25 वर्ष होती है राज्य विधानसभा सदस्य की, 30 वर्ष होती है
राज्य विधान परिषद सदस्य की। उसके बाद 35 वर्ष होती है भारत के राष्ट्रपति की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैलापागोस द्वीप समूह जो है प्रशांत महासागर में, उसके बारे में कौन से जो है कथन सही हैं। देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर केवल ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है कि जो है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई है? ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 112 नंबर। ये भी करंट का क्वेश्चन, इससे भी छोड़ देते हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। इसके जो दोनों कथन है वो क्या है? करेक्ट है, पहला भी और दूसरा भी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है, जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं तथा बाएं में एक महिला का। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 114 नंबर। अब यहाँ पे दिया है 44 × 75 बराबर 7454, 83 × 74 बराबर 7348 और 55 × 48 बराबर 4585। तो 14 × 45 बराबर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4451। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो चाप का संबंध होगा वो हो जाएगा परिधि से। किससे? परिधि से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो स्थित है वो स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 118 नंबर। यह भी करंट का क्वेश्चन है, इसे भी छोड़ देते हम लोग। उसके बाद देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लागू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे स्थान दिया गया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। अब इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर कहाँ पे है? आगरा में। तो ये क्या करेक्ट है। उसके बाद देवा शरीफ जो है क्या है? जौनपुर में। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। उसके बाद संगसा क्या है? फर्रुखाबाद में है। बिठूर कानपुर में है। जबकि जो देवा शरीफ कहाँ पे है? देवा शरीफ बाराबंकी में है। कहाँ पे है? देवा शरीफ बाराबंकी में है। उसके बाद एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, देवा शरीफ कहाँ पे है? बाराबंकी में है। बटेश्वर कहाँ पे? आगरा में है। संगसा कहाँ पे? फर्रुखाबाद में है। और बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में है। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट था 2021 का जो पेपर था कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।